तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। आज की लाइव क्लास में हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल और इसके अलावा मगध साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे क्लास के सोर्सेज के बारे में। तो जो पीपीटी फाइल आपको जो पीडीएफ सामने दिखने वाली है ऑन स्क्रीन, वो है परीक्षा मंथन की पीडीएफ फाइल। तो इसका सोर्स है परीक्षा मंथन। इसके अलावा इंटरनेट की 3 वेबसाइट्स हैं, indiafry.org है, इसके अलावा विकीपीडिया है और भारत कोश की वेबसाइट को मैंने यूज किया है। और साथ ही साथ हमेशा की तरह किरण पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास नामक किताब को मैं आज की क्लास के लिए कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल करने वाला हूं। तो जो चीज़ें आपको ऑन स्क्रीन दिख रही हैं वो ऑन स्क्रीन दिखती हुई चीज़ें आपको सारी दिखती रहेंगी, उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं किरण पब्लिकेशन और जो इंटरनेट की तीनों वेबसाइट से यूज करने वाला हूं, वो मैं आपको बोल करके बताऊंगा और कॉपी पेन आपको ले करके बैठना है। तो उनमें जो फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे उन फैक्ट्स को आपको नोट करते हुए चले जाना है। महाजनपद काल दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास में महाजनपद काल से क्वेश्चन आजकल जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें देखने को हमें मिल रहे हैं एक नए प्रकार से। वो नया प्रकार यह है कि महाजनपद काल में जो महाजनपद रहे हैं उनका वर्तमान में कौन से स्थान से संबंध है, इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट था कि हम महाजनपद काल को कवर करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि पिछली 2 क्लासेज हुई हैं जहां पर हम बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। वो दोनों क्लासेज के जो लिंक है वो हमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर के वो दोनों क्लासेज को देख सकते हैं। दोस्तों, महाजनपद काल के बारे में अगर हम स्टार्ट करें तो जो बुद्धकालीन भारत रहा है उसकी पहली विशेषता थी राजनीतिक दृष्टि से, वो था विकेंद्रीकरण। दोस्तों, विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है सत्ता का छोटे छोटे स्तर पर खंडों में बटा हुआ होना। इस प्रकार की प्रवृत्ति का अर्थ था कि इस समय भारत में छोटी छोटी अनेक राजनीतिक इकाइयां थीं। ये राज्य आपस में संघर्ष करते थे, इसीलिए इस काल को संघर्षरत जनपदों का युग कहा जाता है। कौन सा? बुद्धकालीन समय को। विकेंद्रीकरण के प्रवृत्ति के बावजूद केंद्रीकरण के जो प्रयास थे वो स्टार्ट हो गए थे, प्रारंभ हो गए थे, और मगध जैसी सत्ता का उदय हमें इसी केंद्रीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप दिखाई देता है। इस काल में राजतंत्र के साथ साथ अनेकों गणराज्यों का भी उदय हुआ। तो दोस्तों, बुद्ध के समय में कुल मिलाकर के अब मैं जो बोलने जा रहा हूं यहां से, वो मैं किरण पब्लिकेशन की किताब और जो इंटरनेट की वेबसाइट से सोर्सेज कलेक्ट किए वहां से मैं बोलने जा रहा हूं। इसको आप गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट लगेगा तो उसको नोट्स बना लीजिएगा। इस काल में राजतंत्र के साथ साथ अनेक गणराज्यों का भी उदय हुआ। दोस्तों, बुद्ध के समय में कुल मिलाकर के 10 गणराज्य थे। कुल मिलाकर के बुद्ध के समय में कितने गणराज्य थे? 10 गणराज्य थे, जिनमें से 8 जो थे वो वज्र संघ के अंतर्गत आते थे तथा 2 जो थे वो मल्ल संघ जो था उसके अंतर्गत आते थे। तो आपको यह फैक्ट याद रखना है, बुद्ध के समय में कुल मिलाकर के गणराज्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। 8 किसके अंतर्गत आते थे? 8 आते थे वज्र संघ के अंतर्गत, और जो 2 थे वो किसके अंतर्गत आते थे? वो आते थे मल्ल संघ के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें तो इस काल में 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत में केवल एक अस्मक जनपद का ही उल्लेख मिलता है। दोस्तों, कुल मिलाकर के जितने 16 महाजनपद हैं उसमें 16 में से जो 15 महाजनपद है वो उत्तर भारत में पड़ते हैं। केवल एकमात्र जो महाजनपद है जिसका नाम है अस्मक, वो जनपद ही हमें कहां पर, महाजनपद कहां पर दिखाई पड़ता है? दक्षिण में दिखाई पड़ता है, दक्षिण भारत में दिखाई पड़ता है। दोस्तों, जो ये दक्षिण भारत का महाजनपद है अस्मक, इस 16 महाजनपदों में से एक है, और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? उसका नाम है गोदावरी। तो जो अस्मक है, अस्मक जो है वो किस नदी के तट पर है? वो है गोदावरी के तट पर। ये परीक्षा मंथन में नहीं था, इसके लिए मैंने किरण पब्लिकेशन से इसका नोट्स तैयार किया था। आपको बताना इंपॉर्टेंट था कि जो अस्मक महाजनपद है ये सब लोग जानते हैं कि कहां पर है, दक्षिण भारत में है, और एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में, लेकिन ये है किस नदी के किनारे? तो उस नदी का नाम है गोदावरी। आगे देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जो सर्वाधिक प्रमाणिक सूची मानी जाती है। तो दोस्तों, जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैन ग्रंथों में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ एक है, जैन ग्रंथ, उसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। तो जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी क्या होता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, 16 महाजनपदों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली था वो था मगध। बुद्ध के समय में जो समकालीन 10 गणतंत्र राज्य थे, मैं उनके नाम आपको बताने वाला हूं। 10 गणतंत्र राज्यों के नाम आपको मैं बताने वाला हूं। आपको याद
ना भी हो, लेकिन कम से कम आप एक बार सुन लेंगे तो आपके जहन में चीज़ें बनी रहेंगी, बाद में आप इसके नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वैसे मैं इसकी जो भी पिक्चर्स होंगी या PDF फाइल्स होंगी वो मैं आपको भी टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सअप ग्रुप्स पर शाम को 8 बजे की लाइव क्लास के बाद में सेंड करने वाला हूँ। तो समकालीन, अगर बुद्ध के समकालीन हम 10 गणतंत्र राज्यों की बात करें तो उसमें सबसे पहले बात आती है कपिल वस्तु के शाक्य की। किसकी बात आती है सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आती है जो कपिल वस्तु है इसके शाक्य, एक गणराज्य था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुमसुमार के गिरी, जो सुमसुमार के गिरी थे वहां के कौन, मग्ग। इसके अलावा अलकप्प के बुली, केशपुत्र के कलाम, है ना, रामग्राम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल। इसके अलावा बात करें तो पिप्पलवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये जो थे कुल मिलाकर के समकालीन 10 गणतंत्र राज्य थे। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, कपिल वस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के मगध, अल्लकप्पम के बुली, इसके अलावा केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पलविन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और इसके अलावा मिथिला के विदेह। दोस्तों बुद्ध काल में जो सबसे बड़ा और जो सबसे शक्तिशाली था वो था वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। बुद्ध के समय में अगर ये आपसे कभी पूछा जाए कि कौन सा गणराज्य था जो सर्वाधिक शक्तिशाली था तो वो था लिच्छवी। लिच्छवी गणराज्य उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली था बुद्ध के समय में। इसके अलावा मैं अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं तो बुद्धकालीन जो 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे उनमें कौन कौन था, उसमें सबसे पहले था कौशल, एक मिनट, हाँ, सबसे पहले था कौशल। अगर हम बात करें बुद्धकालीन जो शक्तिशाली राज्य थे उसमें से तो कौशल था, मगध था, बाद में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली बन गया था, तो कौशल हो गया, मगध हो गया, इसके बाद में वत्स, कौशल, मगध, वत्स और इसके अलावा अगर हम देखें तो अवंत। ये 4 जो थे सर्वाधिक शक्तिशाली थे। कौन कौन, कौशल, मगध, वत्स और अवंत। कौशल, मगध, वत्स और अवंत। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, काम आओ, काम आओ, कौशल, मगध, अवंती और वत्स। ठीक है, तो काम आओ अगर आप याद रखेंगे ट्रिक तो आपको याद रहेगा कौन कौन, कौशल है, मगध है, अवंती है और वत्स है। काम आओ ये ट्रिक है, इसके लिए आप याद रखिएगा इस ट्रिक को, तो आपको चारों शक्तिशाली याद रहेंगे, काम आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे कौशल हो जाएगा, मगध हो जाएगा, अवंत हो जाएगा और वत्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 16 महाजनपदों में जो सूची है उसमें सर्वाधिक प्रमाणिक सूची मानी जाती है बौद्ध ग्रंथ, जहां पर हमें इसका उल्लेख मिलता है। अब हम बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का यहां से अवलोकन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महाजनपद, फिर देखेंगे उसकी राजधानी क्या थी, वहां का राजा कौन था और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। वर्तमान जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें वर्तमान स्थिति से प्रश्न काफी ज्यादा पूछे गए। अगर आपको याद होगा तो 2018 के पीसीएस में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अंग महाजनपद। अंग की राजधानी क्या थी, अंग की राजधानी थी चंपा। मेरे साथ याद करते चलिए, यहीं से आप बिल्कुल रिवाइज करते मेमोराइज करते चलिए। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। राजा था यहाँ का ब्रह्मगुप्त। और अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल में इसकी स्थिति है। अंग की स्थिति क्या है, पूर्वी बिहार और पश्चिमी बंगाल में हमें इसकी स्थिति देखने को मिलती। किसकी, अंग की हमें स्थिति कहाँ पर देखने को मिलती है, चंपा। राजधानी इसकी चंपा, स्थिति देखने को मिलती है बिहार और पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा अगर हम बात करें कुरु महाजनपद की तो इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास देखने को मिलती है। तो कुरु महाजनपद की राजधानी को क्या थी, वो थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और अंग की राजधानी थी चंपा। इसके आगे अगर हम देखें तो मगध, मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी थी राजगिरी। इसके जो राजा थे वो कौन था, बिंबिसार और अजातशत्रु। वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ पर है, वो है हमारी बिहार में। काशी की बात करें तो राजधानी थी वाराणसी। और ये किसके अधीन था, तो ये कौशल के अधीन था। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो मगध की राजधानी हो गई राजगिरी और काशी की राजधानी हो गई वाराणसी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। वज्र संघ की राजधानी क्या थी, वैशाली। वज्र संघ की राजधानी क्या थी, वो थी वैशाली। ये 8 गणराज्यों का संघ था। उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका जो विस्तार है वो देखने को मिलता है आधुनिक। मल्ल संघ की बात करें तो कुशीनारा एवं पावा, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था कि 8 गणराज्य थे।
और 2 और गणराज्य थे। कुल मिलाकर के कितने बुद्ध के समय में गणराज्य थे? वो कुल मिलाकर के गणराज्य थे 10। ठीक है, इसके अलावा जो 8 आते थे वो किसके अंतर्गत आते थे? वो आते थे वज्र संघ के अंतर्गत। और जो 2 आते थे वो किसके अंतर्गत आते थे? वो आते थे मल्ल संघ के अंतर्गत। तो वज्र संघ में 8 गणराज्य थे, मल्ल संघ में 2 गणराज्य थे। वज्र संघ की राजधानी थी वैशाली, मल्ल संघ की राजधानी थी कुशीनारा एवं पावा, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, काशी की राजधानी थी वाराणसी और मगध की राजधानी थी राजगृह। चेद की बात करें तो इसकी राजधानी थी शक्तिमती। इसका वर्तमान में जो अगर हम देखें तो बुंदेलखंड का हिस्सा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड के हिस्से में, वर्तमान बुंदेलखंड के हिस्से में कौन सा महाजनपद फैला हुआ था? तो वो था हमारा चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। इसके बाद में अगर हम बात करें वत्स जो गणराज्य था उसकी बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। तो जो वत्स महाजनपद है इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। राजा था यहाँ का उदयन और इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है वो वत्स जो महाजनपद था उसके अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं पांचाल की। तो पांचाल जो है रुहेलखंड का जो हिस्सा है, इसकी राजधानी क्या थी? अहिचत एवं काम्पिल्य पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। मथुरा सूरसेन का जो सूरसेन वर्तमान में कौन से हिस्से में पड़ता है? 2018 में जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्तमान में जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा है, राजधानी हुआ करती थी किसकी? सूरसेन की। असमक की राजधानी हुआ करती थी पोतन या फिर पाटली। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी एवं महिष्मती। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, महिष्मती वो वाला नहीं। और कंबोज की राजधानी थी हाटक और राजपुर। ठीक है, तो महिष्मती आपको वो वाला नहीं याद रखना है जो एक मूवी आई थी। महिष्मती जो है इसका जो हिस्सा है ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में हमारा चंद्रप्रद्योत के यहाँ पे आसपास में हमें दिखाई देता है। अवंती उज्जैनी एवं महिष्मती अवंती की राजधानी हुआ करती थी। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, फिर इसके बाद हम देखते हैं। तो महाजनपद काल में अगर हम देखें तो महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? वो मिलता है बौद्ध जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में। इसके अलावा जो जैन एक ग्रंथ है उसमें हमें देखने को मिलता है इसका उल्लेख। हालांकि जो बौद्ध ग्रंथ है उसका जो उल्लेख है वो सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है वहाँ पर भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। 16 महाजनपदों में से केवल एक असमक महाजनपद ही था जो दक्षिण भारत में था, बाकी सभी उत्तर भारत में है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि दक्षिण के साथ में हमारा घनिष्ठ संपर्क नहीं था। बुद्धकालीन 16 महाजनपदों में अंग की राजधानी थी चंपा, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मगध की राजधानी थी राजगृह, काशी की थी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, वज्र की वैशाली, मल्ल संघ की कुशीनारा पावा, चेद की शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, पांचाल की काम्पिल्य, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, असमक की पोतन या पोटली, अवंत की उज्जैनी और महिष्मती, गांधार की तक्षशिला और कंबोज हाटक की राजपुर। अब दोस्तों एक बात और हम करें, अगर एक क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बन सकता है कि 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद था जो भारत के बाहर, वर्तमान भारत के बाहर पड़ता है? तो दोस्तों वो एकमात्र महाजनपद है, वो है गांधार। और गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। और ये कहां पर वर्तमान में पड़ता है? ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है। ऐसे में 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो भारत की सीमाओं के बाहर है वो है गांधार महाजनपद। और जो असमक था, असमक की स्थिति यह है कि वो दक्षिण भारत में जो है एकमात्र जो महाजनपद था जो उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में मिलता है, वो है हमारा असमक। राजधानी इसकी हुआ करती थी पोतन एवं पोटली। और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। असमक की स्थिति इस आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ये हो गई बात 16 महाजनपदों के बारे में। अब यहाँ से हम मगध के उत्कर्ष को और मगध से जुड़ी हुई चीज़ों को देख लेते हैं। आज मैं आपको पूरा मगध साम्राज्य में मौर्य वंश तक पूरा कवर करा देने वाला हूँ। बस आप थोड़ा सा धैर्य दिखा करके साथ में बने रहिए। चीज़ों को मैं आपको रिवाइज कराते हुए, बताते हुए एकदम पॉइंट वाइज क्लियर कराता हुआ चला जाऊंगा। और शाम की 8 बजे की जो लाइव क्लास होती है फिर वहां पर आप जुड़िएगा और इनसे जुड़े हुए प्रश्नों का हम अभ्यास कर लेंगे। चीजें एकदम पुख्ता मजबूत हो जाएंगी। तो हर्यक वंश के साथ में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक हमें हर्यक वंश दिखाई देता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार और इसकी राजधानी थी गिरिब्रज। क्या राजधानी थी इसकी? गिरिब्रज। बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बना लिया था। तो पहले इसकी राजधानी थी गिरिब्रज, लेकिन बाद में इसने क्या किया था? राजगृह को अपनी राजधानी बना लिया था। दोस्तों आपको याद होगा जो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसी भी साम्राज्य में किसी भी वंश के संस्थापक से और उसकी राजधानी से पूछा जाता है। ऐसे में बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था और पहले इसकी राजधानी थी गिरिब्रज, लेकिन बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बना लिया था।
बिंबिसार ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल दिया। तो इसने क्या किया कि सिर्फ लोगों से, अपने आसपास के राजाओं से दोस्ती बनाई और उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए ताकि इसके साम्राज्य का विस्तार हो सके और खासतौर से इसकी शक्ति में विस्तार हो सके। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा या फिर खेमा से इसने विवाह किया और बिंबिसार की यही पत्नी क्षेमा या फिर खेमा बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। आज इसके बाद में अगर हम बात करें हर्यक वंश में भी बिंबिसार से जुड़े हुए अन्य तथ्यों पर अगर हम बात करें तो बिंबिसार का अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। एक बार बात करें तो चंद्रप्रद्योत को जब पांडु रोग हो गया था तो बिंबिसार का एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। बस आपको बिंबिसार के राजवैद्य का नाम याद रखना है। इसके इलाज हेतु इसने उज्जैनी भेजा था। इससे इसके मैत्रीपूर्ण संबंधों का पता चलता है। तो जो हर्यक वंश है, बिंबिसार ने इसकी स्थापना की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इसकी राजधानी थी वो पहले गिरिब्रज थी, लेकिन बाद में उसको राजगिरी उसने कन्वर्ट कर दिया था। बौद्ध धर्म का जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट आपको याद रखने। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया और इसके बाद में यहाँ के शासक ब्रह्मगुप्त को पराजित किया और उसका वध किया। मगध की ये पहली विजय थी। तो मगध की पहली विजय किस पर हुई थी? वो हुई थी अंग देश पर। कहाँ पर? अंग महाजनपद पर जो पहली विजय थी वो मगध की पहली विजय कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी अंग महाजनपद पर। तो आपको ये फैक्ट बिल्कुल एकदम याद रखना है। अब बात आती है इसके बेटे अजातशत्रु की। अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद को राजगद्दी पर आसीन कर लिया। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के शासक चेटक के साथ में हुआ। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक दो युद्धास्त्रों का प्रयोग किया। तो रथमूसल और महाशिलाकंटक ये दो गुप्त युद्धास्त्र थे और इनका उपयोग सबसे पहले किसने किया था? बस आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका जवाब हो जाएगा आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था? रथमूसल और महाशिलाकंटक के नाम के जो युद्धास्त्र थे इनका उपयोग किया था। अब बौद्ध संगीतियां, मैं बौद्ध धर्म आपको पढ़ा चुका हूं। उम्मीद तो आपसे ये होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि चारों बौद्ध संगीतियां किस राजा के समय में हुई थी, कहां पर हुई थी, उनका अध्यक्ष कौन था और प्रमुख घटनाएं क्या थी, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म आपको पढ़ा चुका हूं पूरा। तो जो पहली बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन कहां पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में कहां पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है इस चीज को। खैर मैं आज आपको यहाँ पर सारी चीजें रिवाइज करा दे रहा हूँ एक बार फिर से बौद्ध धर्म की। इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों वीडियो के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जा करके वो दोनों इंपॉर्टेंट वीडियो आप देख लीजिएगा। परीक्षा मंथन की PDF फाइल पर वो दोनों वीडियोज भी बनाए गए हैं। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई है वो हुई है अजातशत्रु के समय में। फिर दूसरी बौद्ध संगीति हुई है कालाशोक के समय में। तीसरी बौद्ध संगीति हुई है अशोक के समय में और चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति हुई है कनिष्क के समय में। ठीक है, पहली जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कहां पर? राजगृह में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पहली बौद्ध संगीति है वो कहां पर हुई है? वो हुई है राजगृह में। किसके समय में हुई है? वो हुई है अजातशत्रु के समय। ठीक है, तो ये पहली जो हुई है वो राजगृह में। दूसरी कहां पर हुई? दूसरी हुई है पाटलिपुत्र में। तीसरी कहां पर हुई? तीसरी हुई है कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, तो इस तरीके से जो चारों बौद्ध संगीतियां हैं अगर हम देखें तो चारों बौद्ध संगीतियों में उन किस राजा से जुड़े हुए हैं? तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और इसके तीसरी हुई है पाटलिपुत्र में और चौथी हुई है कश्मीर कुंडलवन में। तो ये जो चारों बौद्ध संगीतियां हैं इनका जो ऑर्डर है राजाओं का ऑर्डर है और जो इनके होने का ऑर्डर है आपको याद रखना। अगर हम बात करें पहली संगीत जो बौद्ध संगीति हुई है उसके अध्यक्ष की तो वो थे महाकश्यप। दूसरी की बात करें तो वो थे सापकामी। इसके अलावा अगर हम तीसरी की बात करें तो वो थे मोगालीपुत्तिस। और इसके बाद में अगर हम चौथी और अंतिम की बात करें तो वसुमित्र और अश्वघोष दोनों हमें उसके अध्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। तो राजा कौन था, कौन से स्थान पर हुई थी और उनका अध्यक्ष कौन था, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद में क्या हुआ था। त्रिपिटकों की बात अगर हम करें तो वो कहाँ पर, उनका संकलन हमें कहां पर दिखाई देता है। ये चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन ये हुआ है राजगृह में। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। फिर दूसरी हुई है कालाशोक के समय में। तीसरी हुई है अशोक के समय में और चौथी फिर हुई है कनिष्क के समय में। तो आपको ये याद रखना है तीनों चीजें। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो बौद्ध संगीतों का आयोजन है राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में और फिर कश्मीर कुंडलवन में, ये हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में बात करें इसी के समय में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दोनों की मृत्यु हुई है, दोनों को निर्वाण प्राप्त हुआ। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है कि जो बुद्ध थे और महावीर स्वामी थे दोनों की मृत्यु किस राजा के शासनकाल में हुई है? तो वो हुई है बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के शासनकाल में।
और इसी ने क्या किया था, बुद्ध के भस्मावशेष पर फिर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो इसके बाद में फिर इसका बेटा होता है जिसका नाम होता है उदयन। इसने क्या किया था, राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था। तो जैसे अब पहले हमें देखने को मिलता है बिंबिसार के समय में कि वो क्या करता है कि जो गिरिब्रत से राजधानी को कहाँ लेकर के आता है, राजगृह लेकर के आता है। और ये क्या करता है, उदयन क्या करता है, राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना देता है। कौन, उदयन। उदयन किसका बेटा होता है, ये बेटा होता है अजातशत्रु का। अजातशत्रु बेटा किसका होता है, वो होता है हमारा बिंबिसार का। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या होता है, उदयन के बाद में फिर शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश में क्या होता है कि पाटलिपुत्र के स्थान पर ये शिशुनाग क्या करते हैं, वैशाली को अपनी राजधानी बना देते हैं। तो देखिए राजधानियों में परिवर्तन हमें लगातार दिखाई दे रहा है। गिरिब्रत से राजगृह आई, राजगृह से फिर क्या हुई, पाटलिपुत्र गई, और पाटलिपुत्र से फिर वैशाली को राजधानी बना दिया गया, किसके द्वारा, शिशुनाग के द्वारा। इसकी में अगर हम बात करें तो जो काला शोक था, काकवड़, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, अशोक के बाद में मैं काला शोक दिखाई पड़ रहा था। तो जो काला शोक था, इसने क्या किया था, वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बना दिया था। तो जो राजधानियों का परिवर्तन जिन जिन राजाओं ने किया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी आप इन डिटेल पढ़िएगा, मैं जो आपको पीडीएफ फाइल शाम तक भेजने वाला हूं, उसमें जब आप पढ़िएगा इन डिटेल चीजों को आप पढ़िएगा, तो जिन जिन राजाओं ने राजधानियों का परिवर्तन किया है, आप उन सब के नोट्स को जरूर बनाइएगा, उन सब को जरूर नोट कर लीजिएगा कि इस राजा ने इस राजधानी को यहां से यहां परिवर्तित किया था, स्थानांतरित किया था। अब इसके बाद में बात आती है नंदवंश के बारे में। नंदवंश की अगर हम बात करें तो नंदवंश में क्या होता है कि नंदवंश में जो पहला राजा बनता है वो बनता है हमारा महापद्म नंद। ये नंदवंश का संस्थापक होता है, और ये नंदवंश का संस्थापक होने के साथ साथ क्या होता है कि इसका जो पुराणों में उल्लेख मिलता है नंदवंश के शासक के रूप में, और कहा जाता है कि जो नंदवंश के शासक थे वो क्या थे, शूद्र थे। ठीक है, तो नंदवंश का जो संस्थापक कौन था, वो था हमारा महापद्म नंद। महापद्म नंद ही इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने अनेक क्षत्रियों से जीत करके क्या किया था, उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये हो गई बात नंदवंश के बारे में। महापद्म नंद था इसका संस्थापक, और महापद्म नंद ने क्या किया था, अनेक राजाओं को हराया था। पुराण कहते हैं कि जो नंद थे ये कौन थे, ये शूद्र थे। इसके अलावा बात करें तो कलिंग नरेश जो खारवेल है, इसका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इससे पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग विजय की, और यहां से जिन मूर्ति अपने साथ मगध ले आया था। तो जिन की जो मूर्ति है वो क्या किया था, इसने अपने साथ ये लेकर के आ गया था महापद्म नंद। और ऐसा कहा जाता है कि इसके कौन से अभिलेख से पता चलता है, जो कलिंग नरेश खारवेल है, इसका एक अभिलेख मिला है हाथी गुम्फा से, और यहां से पता चलता है कि इसने कलिंग को जीता था, और एक जिन मूर्ति जो थी उसको क्या किया था, इसने अपने साथ मगध में लेकर के ये आ गया था। इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण करवाया था। किसने, महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने क्या किया था, कलिंग में सिंचाई के लिए एक नहर का निर्माण करवाया था। इसके बाद आती है घनानंद की बात। घनानंद हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आप सभी लोग जानते हैं। तो घनानंद के समय में क्या होता है, इसके समय में 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया का यूनानी शासक जो था, जिसने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करके यूनानी सत्ता की नींव रखी थी, उसने आक्रमण किया था। किसके समय में, घनानंद के समय में। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त एवं कौटिल्य ने मगध पर आक्रमण किया था। क्या हुआ था कि 322 ईसा पूर्व जो चंद्रगुप्त और कौटिल्य थे, इन दोनों ने मिल करके मगध पर आक्रमण किया, और इसी में क्या हुआ, घनानंद जो थे वो पराजित हुए, और नंद वंश का क्या हो गया, अंत हो गया, और मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो जिस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि जो घनानंद था, इसने क्या किया कि जब इसके साथ में युद्ध, महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की, और इसी में एक अगला शासक हुआ जिसका नाम था घनानंद। और घनानंद के समय में ही क्या हमें देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त और कौटिल्य का मगध पर आक्रमण देखने को मिलता है। घनानंद हारते हैं और नंदवंश का अंत हो जाता है, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध पर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं 4 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। मगध का सबसे पहले उल्लेख मिलता है हमें अथर्ववेद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। बिंबिसार का राज्यवैधता जीवक बता चुका हूं। वत्स नरेश उदयन बहुत अच्छा वीणा वादक था, और इसको हाथी पकड़ने का भी ज्ञान था। किसको, उदयन को। ठीक है, ये बहुत अच्छा वीणा वादक था, और इसे हाथी को पकड़ने का भी ज्ञान था। इसके अलावा महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था, जो फैक्ट पर अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। तो ये हो गई बात प्रारंभ में जो हमें देखने को मिलती है, चाहे वो नंदवंश की हम बात करें, चाहे वो हम बात करें शिशुनाग वंश की, या इसके अलावा जो हम बात करें चाहे बिंबिसार की बात करें, अजातशत्रु की बात करें, फिर काला शोक की बात करें। तो कुल मिलाकर के हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, ये भी प्रारंभिक मौर्य में हमें प्रारंभिक महाजनपद काल में देखने को मिलते हैं मगध में। फिर मगध में जब
चाणक्य या फिर कौटिल्य और चंद्रगुप्त मिल करके घनानंद को हरा देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद हमें मगध पर मौर्य वंश का शासन दिखाई देता है। मगध पर मौर्य वंश का शासन किस प्रकार रहा, उसके कौन कौन से शासक रहे और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस रही, इन सारी चीज़ों पर जब इस क्लास का पार्ट 2 आएगा तो वहाँ पर हम मौर्य साम्राज्य को, जो मौर्य साम्राज्य है, इस मौर्य साम्राज्य को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। 3-4 सोर्सेज के साथ में नोट्स बना करके अच्छे से बिल्कुल इन डिटेल, इन डीप डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से चीज़ें मौर्य साम्राज्य से जो प्रश्न है बहुत पूछे जाते हैं। और मौर्य साम्राज्य के बाद में चीज़ें फिर इन डिटेल हो जाएंगी, जहाँ पर उनकी प्रशासन पद्धति, सैनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इसके अलावा कर प्रणाली किस प्रकार की, राजाओं का उत्तराधिकार क्या क्या रहा, और इसके अलावा जो सोशल वेलफेयर है उसके लिए क्या क्या चीज़ें की गई। जैसे एक नहर का निर्माण जो महापद्मनंद ने किया था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। ये जो चीज़ें देखने को मिलती, कौन कौन सी विजय हुई, इसके अलावा राजधानियों में क्या कुछ परिवर्तन हुए, ये जो इंपॉर्टेंट पूरा सिनेरियो क्रिएट होगा मौर्य साम्राज्य के बारे में, वो हमें देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप महाजनपद काल के बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें जान गए होंगे। इसके अलावा जो प्रारंभिक मगध साम्राज्य रहे हैं उनके बारे में आपको काफ़ी कुछ मगध के उत्कर्ष से जानने को मिल गया होगा। और कुल मिलाकर के महाजनपद काल और प्रारंभिक मौर्य से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, प्रारंभिक जो मगध से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आप उनकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे, उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, जांच लेंगे, तैयार कर लेंगे। और उसके बाद में शाम को 8 बजे लाइव क्लास में महाजनपद काल और प्रारंभिक मगध के जो मैंने 4 राजवंश, 3 राजवंश आपको पढ़ाए हैं, उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, राजवंशों जैसे जो परिवर्तन है, उनसे मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ। टॉप 15 या फिर टॉप 20 क्वेश्चन शाम 8 बजे लाइव क्लास में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर आज की लाइव क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लेंगे तो लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। और जो पुराने ओल्ड वीडियोज़ हैं, इसके अलावा जो हमारा जैन और बौद्ध धर्म का वीडियो है वो भी अवेलेबल है, तो उसको जाकर के आप देख लेंगे, वहाँ से लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड है। इसके अलावा शाम को दोनों PDF फाइल्स आएंगी और 8 बजे लाइव क्लास के लिए आप सब तैयार रहिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।